वो भी डिफाइन है और वो भी डिजिग्नेशन बेस्ड है। ठीक, ये बात हमारी आपकी हो गई जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आज की क्लास में अभी तक। दूसरी बात क्या हो गई कि इसको इम्पावर्ड किया गया बाय द आर्टिकल 279A कि ये कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा, हाउ इट विल बी रन, हाउ इट इज फंक्शनिंग एंड व्हाट इज पावर, किस किस तरीके की रिकमेंडेशन कर सकती है। पहली तो बात आप ये समझ लीजिए, ये काउंसिल क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, इट कैन नॉट मेक लॉ, क्योंकि लॉ तो संसद बनाएगी, आप अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे। और क्योंकि जीएसटी एक लॉ है, तो अगर इसमें कोई भी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो कहाँ होगा, संसद में होगा। ठीक, तो अगर संसद में होगा तो एक एक्सपर्टाइज बॉडी चाहिए कि कोई नया उस लॉ में कुछ नया जोड़ना हो, कुछ रद्दोबदल करना हो, कुछ हटाना हो, तो ये काम ये जीएसटी काउंसिल करेगी, जिसके ये मेंबर है और उसको पावर दी गई आर्टिकल 279A से। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कहाँ कहाँ वो काम कर सकती है, लिमिट से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, स्पेशल रेट से रिलेटेड, जीएसटी में जो डिफाइंड आइटम्स हैं गुड्स के, उनको इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक, प्लेस ऑफ सप्लाई इससे रिलेटेड, वैल्यू ऑफ सप्लाई इससे रिलेटेड, सब जगह पे वो काम कर सकती है। कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग सर्टेन स्टेट्स, और इफ एनी टाइप ऑफ एडिशनल सोर्स सोर्स फॉर रेजिंग द फंड्स, ये भी अगर सारे काम करने हैं तो ये भी कर सकती है। ये सारे काम के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है, रिकमेंड करेगी, फिर वो अपना कानून बन के पास हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात कि काउंसिल होती क्या है, बनती किन से है, और काउंसिल के काम क्या क्या है, रिकमेंड करना है और कहाँ कहाँ कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे डिसीजन लेगी है। तो एक काउंसिल है, अगर एक 4 लोगों की सभा है, तो उसमें कोई बात आएगी तो उसमें कोई विचार विमर्श होगा, तो कुछ लोग उसके फेवर में भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग उसके अनफेवर में भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज द एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, आखिरी कंक्लूजन क्या होगा मीटिंग का, ये कैसे डिसाइड हो। मान लीजिए आप लोगों की ये जो 10 लोगों की, 11 लोगों की क्लास दिख रही है, इसी में एक पॉइंट पर कोई डिस्कशन किया जाए, कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ लोग इसके डिसफेवर में होंगे, देन व्हाट इज द कंसेंसस ऑफ द क्लास और व्हाट इज द रिजल्ट शुड बी टेकन रिगार्डिंग सच क्वेश्चन और रिगार्डिंग सच पॉइंट। और आपको चाहिए भी रिजल्ट, क्योंकि उससे सारा व्यापारी वर्ग प्रभावित होना है, जीएसटी की रनिंग और फंक्शनिंग है, काउंसिल से सारे रिकमेंडेशन जाने हैं, और आपके बीच में मत तय नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वोटिंग। जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, जिस जो लोग ज़्यादा वोट कर देंगे जिसको, उसको मान लिया जाएगा, भले 1-2 लोग उसे डिसेंट रहे, ना माने। तो जिधर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, दैट ऑर्डर शुड बी इम्प्लीमेंटेड और दैट पॉइंट शुड बी बिकम अ लॉ इन फ्यूचर। काउंसिल उसको रिकमेंड करके भेज देगी, ठीक है ना, वरना ये झगड़ा पड़ा रहेगा। काउंसिल ने किसी को रिकमेंड कर दिया, कोई स्टेट बोलेगा मैं तो इसके फेवर में नहीं था, तो भैया काउंसिल में आओ, सारे लोग अपना अपना मत रखो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद वोटिंग हो जाए। अगर आपकी बात इतनी अच्छी है तो हो सकता है 4 लोग उसको मान भी लें। द मैटर ऑफ डिस्कशन एंड द मैटर ऑफ वोटिंग। मैटर ऑफ डिस्कशन टू मेक द कंसेंसस, कि आप में सब में एक आम राय बन जाए, ये एक डिस्कशन का कारण हो सकता है। ठीक, और वोटिंग का भी कारण हो सकता है कि आपका जो डिस्कशन है उसके बाद 4 लोग सहमत है, 4 असहमत है, तो वोटिंग भी हो सकती है। तो एंड कंक्लूजन ऑफ एनी काउंसिल देयर शुड बी अ रिकमेंडेटरी डिसीजन। आपको, क्योंकि वो ये काउंसिल की मीटिंग एक तरीके से आपकी कंपनी की जो मीटिंग्स है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये हमारे मिनट्स थे, ये हमारा एजेंडा था, डिस्कशन में ये इश्यूज आए, फिर ऐसे वोट हुआ, एंड दिस इज वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, वही रिकमेंड कर दिया जाएगा। अब वोट कैसे होंगे, लिखिए फटाफट, कि क्योंकि वोट के बेस पे आ गई ना सारी बात आखिरी में, तो अगर वोट के बेस पे आ जाती है तो क्या होगा, द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द वेटेज ऑफ 1/3 of the total vote cast
बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट is the one third of the total vote cast in the meeting of the council। उसका वेट कितना होगा? वन थर्ड के बराबर। क्योंकि ये जो आपकी काउंसिल बनी, इसमें कितने मेंबर सेंट्रल के हो सकते हैं? एक तो चेयरपर्सन और स्टेट मिनिस्टर, एक या दो। तो दो या तीन से ज्यादा मेंबर तो सेंट्रल के हो नहीं सकते। सारे के सारे मेंबर स्टेट के ही होंगे ना। स्टेट और यूटीज के जहां जहां लागू हो रहा है वहीं के लोग होंगे। यूटीज मैंने इसलिए बोला कि आप यूटी से, कुछ आपकी यूटी ऐसी भी हैं कि जहां पर गवर्नमेंट्स हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। कितनी यूटी आपकी ऐसी हैं कि जहां पर गवर्नमेंट फंक्शनिंग है? कोई बताएगा मुझे? एक आध तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, हर दूसरे दिन बवाल, हर दूसरे दिन न्यूज। कुछ आपकी यूटी ऐसी हैं कि जहां पर वो गवर्नमेंट भी रन करती है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे क्योंकि वहां पर तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा। एक दिल्ली जो कि यूटी है, लेकिन वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी रन करती है। ठीक, एक पौंडीचेरी। दो आपकी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। ठीक, डिस्कशन कहां पे था कि गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम एक वोट, अगर उन्होंने स्टेट मिनिस्टर नहीं बनाया हुआ है अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर उन्होंने स्टेट मिनिस्टर ये दो, एक या तीन बनाए हुए हैं तो दो वोट, तीन वोट, चार वोट, इससे ज्यादा तो वोट होंगे नहीं। अब स्टेट हमारे कितने हैं? स्टेट और यूटी मिला के ऐसी यूटी की जो वोट डाल सकती है, दो तो यूटी हो गई। और स्टेट कितने हैं? उन स्टेट की संख्या जोड़ लीजिए। तो क्या उनके आगे सेंट्रल की कोई वैल्यू बचेगी एक दो या तीन चार वोट की? नहीं। ठीक, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर का स्टेक होल्डर है, बल्कि ज्यादा स्टेक होल्डर है और ज्यादा काम कर रही है, और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर काम हो रहा है जीएसटी का, इसलिए उसके वोट को वेट देना बहुत जरूरी है। जस्ट फॉर द नंबर्स के आधार पर केवल उनके वोट को तोलना नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि जब आप जीएसटी को बांटते हो तो एसजीएसटी और सीजीएसटी में बढ़ता है, तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल का जीएसटी, फिर आईजीएसटी वो भी सेंट्रल का है, जीएसटी कंपनसेशन सेस वो भी सेंट्रल के पास जाता है। तो सेंट्रल के पास तो इतना रेवेन्यू जा रहा है और उसकी कोई आवाज नहीं, तो स्टेट कहेंगे सब मुझे लौटा दो, काउंसिल में ऑर्डर पास कर लेंगे मिलके। समझ आ रहा है? तो उसके वोट को एक स्टैंड देना है। रनिंग और कंट्रोल किसका है? सेंट्रल का। अगर सेंट्रल का ये कंट्रोल ना हो तो जीएसटी लागू ही नहीं हो सकता था। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ आईटीसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द सेंट्रल, इज इट? और अब आपको कोई टैक्स लागू करना है तो पूरे देश के लेवल पे लागू करना है, तो कहां पास होगा? सेंट्रल में। तो सेंट्रल के वोट को पावर बढ़ानी है। तो सेंट्रल के वोट को पावर बढ़ाने के लिए ये नियम बनाया गया कि जितना भी वोट कास्ट होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब जितने उस दिन मेंबर पहुंचेंगे उसमें से जितने वोट डालेंगे, हो सकता है एक दो लोग ना डालें, तो जितने वोट पड़ेंगे उससे एक तिहाई वोट के बराबर सेंट्रल के वोट की कीमत मानी जाएगी, भले एक आदमी आके वोट डाल दे। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? प्लीज, सबको समझ आ रही है बात? अगर जीएसटी काउंसिल में 9 वोट पड़े इन टोटल, तो सेंट्रल का सिंगल वोट 3 वोट के बराबर होगा, वन थर्ड। 27 वोट पड़े अगर सब मिला के, तो सेंट्रल का एक वोट 9 वोट के बराबर होगा, क्योंकि उसका वेटेज है वन थर्ड ऑफ द टोटल वोट कास्ट। समझ आ रही है? अगर 27 मेंबर ने वोट डाले कुल मिला के सारे, सेंट्रल एंट्रल वाले सब, तो सेंट्रल के एक पड़े हों, दो पड़े हों, तीन पड़े हों, वो मिल के 9 बन जाएंगे अगर 27 में। उनका वेट इतना है। करेक्ट? एग्री?
यस सर। चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है कि स्टेट के जो वोट्स हैं इनका वेटेज 2/3 होगा ऑफ द टोटल वोट कास्ट। इसको लिखते भी जाइए कहीं ना कहीं कि जो स्टेट के वोट्स हैं उनका वेटेज 2/3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर 27 वोट टोटल पड़े हैं, ठीक, तो इसमें स्टेट के कितने माने जाएंगे? 18, 2/3। अब 18 के हिसाब से आप वेट निकालिए कि मान लीजिए उस दिन 2 वोट सेंटर के पड़े थे तो 25 वोट किस। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं हम आपको थोड़ी इसी गहराई में, इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो। टोटल अगर 25 वोट किसके हिस्से में आए? स्टेट के। 2 अगर सेंट्रल के उसमें थे, लिखते जाइए या तभी बढ़िया समझ आएगा। 27 वोट टोटल कास्ट हुए विद सेंट्रल एंड स्टेट। अब उसने बोला 1/3 का वेट सेंट्रल का। आप मान लीजिए 2 वोट पड़े थे सेंट्रल से, तो सेंट्रल के हिस्से में आ गए 9, तो 2 = 9। तो सेंट्रल के 1 वोट मेंबर का हिस्सा कितना हो गया? 4.5। ऐसे ही जो स्टेट के हैं उनमें वो 2/3 से ज्यादा जा नहीं सकते, उनकी वेटेज वहीं तक है, तो 18 वोट। अब 25 लोगों ने डाला है और 18 वोट हैं, तो 1 वोट की कीमत कितनी? ये परसेंटेज निकाला जाएगा, क्योंकि सेंट्रल में कई लोगों ने फेवर में भी डाला होगा, कई लोगों ने डिसफेवर में भी डाला होगा, तो मेजोरिटी कैसे आप निकालोगे? मेरी बात आप समझ पा रहे हो सारे लोग? भाई पहले आपने ये जाना कि काउंसिल नाम की एक बला होती है जिसके ये बलवान लोग सदस्य होते हैं, ठीक। और ये जब सारे बलवान एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इस कुर्सी के जो बलवान है, इस तरफ जो सेंट्रल वाले बैठे होते हैं, इनको ज्यादा बलिष्ठ माना जाता है और इन्हें 1/3 हिस्सा दे दिया जाता है। और इस तरफ जो बैठे हैं ये 2/3 तक हैं केवल, जितने का वोट पड़ेगा। तब उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू भी तो आपको निकालनी पड़ेगी टू नो द मेजोरिटी। भाई अगर 27 वोट पड़े हैं तो मेजोरिटी कहाँ है? 14 पर। 13.5 इज द इक्वल पॉइंट, यही तो आएगा ना 27 में। तो 14 वोट जिसको मिलेंगे वो जीतेगा, 14 या 14 से ज्यादा। तभी तो आप मानोगे ना कि ये मेजोरिटी है। इधर इस कानून को लागू कर दिया जाए, इस डिस्कशन को, रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाया जाए। और ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि सेंट्रल के तो 9 हो गए और सेंट्रल मान लो उसके फेवर में है, तो बाकी तो जो 25 लोगों ने दिया है उसमें कई लोग फेवर के भी होंगे, कई लोग डिसफेवर के भी होंगे, तो उनकी पर्सनल वैल्यूएशन भी तो आपको निकालनी पड़ेगी वोट की। तो ये 25, जैसे आपने उसमें क्या किया था, 9 में से डिवाइड किया था 2, तो अब इसमें कितने आ रहे हैं? 18। 18 से डिवाइड, 18 को डिवाइड करिए 25 से, तो ये 1 वोट की कीमत आई। फिर फेवर वाले आप एक तरफ करके जोड़ दो, डिसफेवर वाले एक तरफ करके जोड़ दो। और सेंट्रल मान लीजिए फेवर में है, तो यहाँ के सारे स्टेट के सारे फेवर वाले उठाओ, उनको जोड़ो, फिर देखो क्या ये 14 या 14 से ऊपर जा रहे हैं, तो रिकमेंडेशन के लिए आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये बताइए ये बात कितनी समझ आई कितनी नहीं आई? तब आगे बढ़ते हैं। प्लीज बेटा यस नो में भी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यस सर। यस सर। समझ आ गई है? यस सर। ओके। तो ऐसे वोटिंग का खेल है इसमें सारा। अब काउंसिल से फिर हम लोग आगे, फंक्शन क्या होंगे काउंसिल के? अब आपका वोट भी पड़ गया, रिकमेंडेशन भी हो गया, तो आगे काम क्या करेगी? टैक्स और सरचार्ज और ये सारे काम करेगी, कैसे लगे, कैसे लगाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, थ्रेशोल्ड, लिमिट, वही सारी पिछले वाली बातें। रेट्स करना है, स्पेशल रेट करने हैं, और अगर हमारे कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या रेट बने, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक। अब ज़्यादा नहीं है, इसकी शुरुआत की 1-2 मीटिंग की डेट्स आप लिख लीजिए, तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारी बात हो जाएगी। बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अभी लेटेस्ट आपकी कौन से नंबर की मीटिंग हुई है? लेटेस्ट 2-4 दिन पहले
बहुत अच्छे अगर आपको नंबर लाने हैं तो ये लेटेस्ट वाली चीज़ मौके पे आप सर्च करके जोड़ दीजिए हमेशा किसी भी आंसर में अपने। ठीक, तो फर्स्ट जीएसटी मीटिंग कब हुई थी, लिख लीजिए 22 और 23 सितंबर 2016 को। ठीक है, 22 और 23 सितंबर 2016 को 2 दिन चली थी ये। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड हुई थी सारे बिजनेसेस के लिए 20 लाख, और जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं प्लस हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट वाले और हिली मतलब JNK हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब के लिए 10 लाख की लिमिट थी। ठीक है, फिर ये कुछ उसमें बात थे, और कंपोजिशन स्कीम लागू की गई थी कि जिसका एरिया कहाँ तक रखा गया था, 50 लाख तक। एक दिन हमने आपको बताया था कि आदमी अगर उसके पास कंपल्सन हो जाए कि उसे ज्वाइन ही करना है, रजिस्टर्ड ही होना है, तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन वो चाहे तो कंपोजिशन इसकी भी आप ऑप्ट कर सकता है, बट टू द सर्टेन एक्सटेंट। तो इसी केस में हम देख लेते हैं, अगर लिमिट 20 लाख है तो 20 लाख को क्रॉस करेगा तो उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चाहता है हम कंपोजिशन स्कीम ले लें तो 50 लाख तक मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद उसको अल्टीमेटली नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही माना जाएगा, उसको कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहली मीटिंग में ये डिसाइड हुआ। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मीटिंग की। तो पहली मीटिंग में डिसाइड हुआ, फिर ढेर सारी मीटिंगें होती रहीं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से। एक पहली मीटिंग आप याद कर लीजिए, उसके बाद कभी आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम कोई कर दिया गया जीएसटी में, तो उस मीटिंग का रेफरेंस आप दे सकते हैं। इन द केस ऑफ मीटिंग इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द जीएसटी काउंसिल, बड़ा क्वेश्चन आया है 10 नंबर का तो। और लास्ट मीटिंग की बात कर दीजिए, लास्ट मीटिंग मेरे ख्याल से अभी 73rd मीटिंग हुई है, जस्ट 2 और 3 डेज बिफोर। तो उसको भी आप सर्च करके अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ। आपके एग्जाम तक अगर कोई और नई मीटिंग हो जाए तो उसको लास्ट मीटिंग बहुत अच्छे नंबर दिला देगी। अगर जीएसटी काउंसिल में आपको लिखना है तो काउंसिल मतलब मीटिंग, पहले तो ये सारी बात लिख दीजिए कौन कौन मेंबर होता है, फिर ये लिख दीजिए कि वोट का क्राइटेरिया क्या है, कैसे वोट बनते हैं, फिर उसके काम करने का दायरा क्या है, क्या क्या कर सकता है वो। पहली मीटिंग लिख दो, और कई सारी मीटिंग है, कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत दिल करे तो जहाँ कोई बड़ा काम आपको समझ आ रहा हो, ये हुआ है तो उसको इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज लास्ट पूरे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, ये तरीका है एक। और दूसरी बात, बिल्कुल मेरी गांठ बांध दीजिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग आगे MBA में या किसी और स्टडीज में भी जाओगे, तो जो जो सब्जेक्ट, ये सिर्फ मैं आपको कैरियर शेपिंग एज वेल एज स्कोरिंग हाई मार्क्स ऑन द एग्जाम के हिसाब से टिप्स बता रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही है ये। कि जहाँ कहीं लॉ का कंसर्न है, आपको लॉ से रिलेटेड आंसर करने हैं, या किसी इंटरव्यू में, किसी जिरह में, किसी मुसाहिबे में, मतलब बातचीत पर चर्चा में अगर आपको लॉ से रिलेटेड बात आ रही है, तो प्लीज कोट और राइट द सेक्शंस व्हेन यू आर अबव 100% श्योर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप सेक्शन या सबसेक्शन लॉ में बात करते समय या लिखते समय तभी बोले या लिखे जब आप 100 या उससे ज्यादा % श्योर हो। ओके, वरना ना लिखे, केवल टेक्स्ट लिख दें या टेक्स्ट बता दें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं, थोड़े कम मिल सकते हैं 1-2, लेकिन सेक्शन तभी लिखो जब 100% याद हो। अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है थोड़ी सी भी, 70% तक है आप, तो आप क्या करोगे, उस 30% के गैप को फिल इन दी ब्लैंक से भरोगे। अच्छा ऐसा था, उसमें ये था, इसमें शायद ये हो सकता है, जहाँ शायद आया वहाँ बड़ी दिक्कत है। अब ऐसे मैं बताऊंगा तो थोड़ा आपको मानने में मेरी बात दिक्कत होगी, तो पूरा अच्छे से बता देता हूँ इसको, क्योंकि आप सब मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं,
तो आगे लाइफ में भी आपके पूरे काम आएगा अगर आप किसी स्टडीज़ में लॉ से कनेक्टेड हैं, या आगे कभी लाइफ के यूज़ में आपका लॉ का कनेक्शन आ गया, तो उस जगह पे ये चीज़ बहुत काम आएगी। सेक्शन तब तक आपको नहीं बताना है, मेरे हाथ को देखिए, बिल्कुल बंद रखना है जब तक आप 100% या उससे 100% ज़्यादा श्योर ना हो। श्योर ना हो, तब आप इसको खोलिए। कारण ये है कि जैसे ही मान लीजिए आपने किसी चीज़ का सेक्शन 6 और आप हल्का सा कंफ्यूज हो गए और आपने लिख दिया 7, तो ये क्या मैसेज दे रहा है एग्जामिनर को या सामने वाले को? इसको ये तो पता नहीं कि यहाँ पे 6 लगता है, साथ ही ये भी मैसेज दे रहा है कि इसको ये भी नहीं पता कि सेक्शन नंबर 7 कहाँ लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि लॉ बिल्कुल कोडेड फॉर्म में है ना एकदम। कोई चीज जो है वो सेक्शन 6 में भी लिखी गई है, तो कोई दूसरी चीज सेक्शन 7 में लिखी गई है, बिल्कुल डिफरेंट। और आपने अंदाजे से 6 या 9 में कुछ परिवर्तन कर दिया, तो आपको पता है डबल छूट पड़ती है। एक तो ये मैसेज आता है इसे 6 में क्या लिखा है ये भी नहीं पता, और दूसरा ये मैसेज जाता है ये 9 के विषय में भी नहीं जानता। समझ आ रहा है आपको? जैसे आप दूसरे अपनी बीबीएस के सब्जेक्ट होते हैं जो मुझे देखने में मिलता है कि कुछ भी हल्का फुल्का लिख के इधर उधर का आपका काम चल जाता है, तो प्लीज अवॉइड इन द केस ऑफ लॉ, बिकॉज लॉ इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड थ्योरी। स्ट्रक्चर्ड है वो बिल्कुल। कि जैसे आपका सेक्शन ये है, आप गेट से घुसे तो लॉ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, शीशे के गेट से घुसो, बाएं मोड़, जहाँ पे वो पानी का टंकी लगी उससे जीना चढ़, सीधे आगे जाओ, जहाँ दरवाजा खुला, बस वही सेक्शन ये है आपका 6 से। वो इसके बगल वाला दरवाजा भी नहीं हो सकता, वो इसके इधर वाला भी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए एकदम अच्छे से कि कभी भी सेक्शन आपको तब तक नहीं लिखना है जब तक आप वेल श्योर ना हो। अच्छे से रट्टा मारा है आपने अगर किसी चीज का, हाँ ये सेक्शन है, तो आप लिख दीजिए। खूब काम किया है, खूब लिखा है, खूब प्रैक्टिस हो गई, जरूर लिखिए, और अच्छे नंबर दिलाएगा, और अच्छे नंबर दिलाएगा, मैं बोल रहा हूँ, पर श्योर हो तब। ठीक, वो आपकी समझ को और रिफ्लेक्ट करता है इन द आईज ऑफ द व्यूअर, इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर, कि हाँ ये तो सेक्शन के साथ याद की हुई है यार, बड़ा अच्छा है, लेकिन उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट भी है। ठीक, तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड काफी सारी बात हो गई है, कोई क्वेरी है इस पर? या अभी तक का जो डिस्कशन चला इस पर कोई क्वेरी है? नो? अच्छा भाई, तो थोड़ी सी कोई एक नई बात कर ली जाए आपसे। कंपोजिशन स्कीम, ये भी तो फर्स्ट यूनिट में है आपके। तो कंपोजिशन स्कीम क्या चीज़ है ये? अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज द स्कीम विच इज ऑप्शनल, a person which is lying in the area of, in the area of, किस एरिया में लाई कर रहा हूं, किस एरिया में वो पर्सन लाई कर रहा हो जो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? विच इज इन द एरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट एंड द लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इसके बीच में कोई बंदा आ रहा है टर्नओवर के हिसाब से, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। ऐसे लिखो, ठीक ना? जो रजिस्ट्रेशन लेवल से ऊपर आ गया, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, उसे रजिस्टर्ड होना है। अब रजिस्टर्ड होते ही उसके ऊपर वो सारे नियम लग जाएंगे जो जीएसटी के हैं। ठीक, तो नियम में उसको रिटर्न देना है, ये करना है, वो सब तो करेगा बेचारा कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन रेट भी अप्लाई हो जाएंगे। रेट कई सारे हैं, 5 है, 11 है, 12 है, 18 है, 28 है। तो जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा उसके रेट बड़े मिनिमम है, बहुत मिनिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम 2.5% तक। तो जो कंपोजिशन ऐप ऑप्ट करेगा वो कम रेट से पे करेगा, और उसे कई सारी और दूसरे काम भी नहीं करने हैं। कारण क्यों नहीं करने हैं? क्यों लोग कंपोजिशन स्कीम की ओर आकर्षित हो जाते हैं? भाई ये छोटे बिजनेसमैन ही तो होंगे जो आपकी बिजनेस उसकी रजिस्ट्रेशन लिमिट को पार किए और कंपोजिशन स्कीम की लिमिट को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ बिजनेसेस हैं थोड़े, ठीक हैं, थोड़े से हैं बस,
तो कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। सबसे पहला इसका फायदा या नुकसान क्या? फायदा ये कि मिनिमम टैक्स रेट पर उन्हें टैक्स आउटपुट टैक्स क्रिएट होगा उनके ऊपर, मिनिमम टैक्स रेट पे, ठीक है, उनके ऊपर आउटपुट टैक्स क्रिएट मिनिमम से मिनिमम होगा। तो अगर किसी को 12% देने पड़ रहे हैं, किसी चीज पर टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है उन्हें 1% कलेक्ट करना पड़े। किसी को 28% कलेक्ट करना है, तो हो सकता है उन्हें वहां पे 2 या 2.5% कलेक्ट करना पड़े। तो अगर ऐसा है तो बड़ी राहत है, राहत है कि नहीं है? अब मुझे लग रहा है बहुत बातें आपसे हो चुकी, काफी कुछ आप जान रहे हैं, इसमें राहत है कि नहीं है? क्या टैक्स का रेट का कम पे करना बिजनेसमैन के लिए राहत है या नहीं है? इसका जवाब राहत है। ओके, तो एक बात बताइए गोयल जी मुझे, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, ये बिजनेसमैन के लिए कैसे राहत है? उसे तो देना नहीं अपनी जेब से। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ और आप सब मेरे परचेजर हैं, तो अगर मुझे 2.5% टैक्स देना हो या मुझे 28% देना हो, तो लेंगे तो हम तुम्ही से। 100 रुपए की चीज 128 की बेच देंगे तुमको, या 100 रुपए की चीज पे 2.5% लगा के बेच देंगे। तो आना तो तुम्हारी जेब से, तो मुझे कहाँ राहत है? इंटरमीडियरी है ना वो तो बीच का, टैक्स पेयर तो अल्टीमेट कंज्यूमर ही है ना। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा है ना पहले दिन से, द फ्लो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कैश कहाँ से फ्लो हो रहा है? कंज्यूमर से, कंज्यूमर से ट्रेडर के पास, ट्रेडर से सरकार के पास। तो ये तो केवल लेके और पहुंचाने वाला बंदा है। इस पे टैक्स रेट हाई रहे या कम रहे, उसको उससे कोई लाभ या हानि हो रही है क्या, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ नो वैल्यू? सर, नो सर, यस, बताइए, हो रही है? नो सर। नहीं हो रही है। और जवाब लेकिन गोयल जी का भी सही है कि हाँ राहत मिलती है। राहत नहीं मिलती तो लोग लेते क्यों हैं? अब राहत कहाँ मिलती है? राहत उसके लिए कई सारे रिटर्न्स बचने से छूट हो जाती है, कई सारी उसको किताबें नहीं रखनी पड़ती। कौन कौन सी? थोड़ा सा सब डिस्कस हो चुका है। कौन कौन सा डाटा उसे नहीं देना पड़ेगा, किस किस डेटा से उसको बचत बचत मिल जाएगी? हाँ सर, सारे टाइप के डाटा, मतलब केवल उसे अपना जीएसटी अपडेट रखना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स अपडेट रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ उसका क्लियर रहेगा। राइट सर? जीएसटी में तो सारी बातें हैं ना। जीएसटी इनसे इनसे भी डेटा मांगेगा, पर किस तरीके के डेटा में इनको बचत मिल सकती है, किस तरीके की बुक ऑफ अकाउंट में इनको राहत मिल सकती है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके साथ फटाफट से। XYZ 3 ट्रेडर हैं विद इन ए स्टेट, ठीक है ना, तीनों एक स्टेट में ही हैं। तो एक्स ने वाई से लिया और वाई ने जेड को बेचा, जेड बेचता है कंज्यूमर को। क्लियर है सबको? एक्स ने वाई से लिया, वाई ने बेचा जेड को, मतलब जेड ने वाई से लिया, और जेड आगे कंज्यूमर को बेचता है सी को। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसमें से जो वाई है उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब कंपोजिशन स्कीम में वो 2.5% से टैक्स दे रहा है। तो जब आप 2.5% से टैक्स दे रहे हो और किसी सामान को आप खरीद के लाए हो 28% के टैक्स के साथ, यानी जो आपका इनपुट गुड्स है उस पर टैक्स पड़ा था 28%, और आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया 2.5% या 2%, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान दीजिएगा। कारण कारण क्या है उसका? क्योंकि अगर आईटीसी गवर्नमेंट आपको 28% की लौटा रही है, तो आप जमा क्या कर रहे हो? 2%। तो 16% वो अपनी जेब से तुम्हें दे दे क्या? कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, यस सर। लिखो इसको तब समझ में आएगी। अभी भी कुछ लोगों को बहुत डाउट हो रहा होगा। एक बनाओ 100 रुपए, एक बनाओ 28%, और 100 रुपए एक्स से चले तो 28% सरकार के पास गए, एक सरकार बना लेना अलग, गवर्नमेंट। तो टैक्स का फ्लो
टुवर्ड्स द गवर्नमेंट 28 रुपीज। अब जब एक्स से वाई के पास में आया तो वाई ने अगर 2% टैक्स लिया, वैल्यू एडिशन आसान करने के लिए आपके लिए हम बोल देते हैं कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो वो कितने रुपए लेगा किसी से? अगर 2% का टैक्स है तो 2 रुपए। तो सरकार के पास क्या पहुंचा? 2 रुपए। सरकार लौटा कितना दे आईटीसी में उसको? 28। और सामान कितने का बिका है सेकंड चेन पे? 100 रुपए का। 100 रुपए पर अगर टैक्स रेट 28 है तो सरकार के खाते में कितना होना चाहिए था? 28 रुपए। अब आपके तरफ से तो पहुंचे 2 रुपए और वो आपको लौटा दे 28, तो सरकार के खाते में कितना बचेगा? 26 रुपए उसने लौटा दिए, 2 रुपए बचेंगे। तो क्या ये न्याय है? जस्टिफाइड बात है? प्लीज एवरीबडी जागते रहो और ध्यान देते रहो जो मैं बोल रहा हूं। बात समझ आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्स करना यार, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ गई हैं, इसलिए विदाउट रिस्पॉन्स आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। यस सर। समझ आ रही है ये बात? यस तो सर। आईटीसी बंद हो जाती है जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम को लेंगे, क्योंकि जीएसटी का रेशनल क्या है? व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द जीएसटी? वो रेशनल तो यही है कि जितने का सामान जा रहा है उस पर जो टैक्स रेट है उतना पैसा सरकार के खाते में रहे और उतना ही अगले से वसूला जाए जो आगे उसको खरीद रहा है। यहां पे वो चीज तो हुई नहीं। यहां पे आपने अगली चेन वाले से भी 28% वसूला नहीं जो आपको वसूलना चाहिए था। साथ ही साथ सरकार के पास भी पैसा पहुंचा नहीं, तो वो किस बिहाफ पे लौटा दे भाई? उसको तो 28% उसने अगर टैक्स रेट डिसाइड किया हुआ है कि इस पे 28% पड़ेगा, तो कंपोजिशन स्कीम में उस पर 28% तो पड़ा नहीं, तो वो आपको आईटीसी नहीं लौटाएगी। तो कंपोजिशन स्कीम का इम्पैक्ट क्या है कि कंपोजिशन स्कीम के डीलर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। नंबर 1, कंपोजिशन स्कीम के डीलर से जो सामान खरीदता है उसको भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब अपने एग्जांपल में अगर वाई के पास जेड है परचेजर, तो जेड को भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि मिस्टर वाई ने तो 2 ही रुपए जमा किए हैं ना। अब आपको कैसे लौटा दिया जाए? क्योंकि आप तो 2% का टैक्स दे के आ रहे हो। मिस्टर जेड ने अगर मिस्टर वाई से खरीदा है तो टैक्स क्या लगा उनके ऊपर? 2%। तो उनको क्या लौटा दिया जाए? 2%? नहीं लौटेगा। मीन्स यू कैन राइट द आईटीसी चेन इज ब्रोकन एट द पॉइंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। जहां कहीं कोई कंपोजिशन स्कीम का डीलर आ गया तो वहां पर उस जगह से आईटीसी की चेन ब्रोक हो जाती है। कारण ये आप पर फॉलो अप नहीं। हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन जो 28 रुपया हमारा एक्स की तरफ से जो गवर्नमेंट को गया था टैक्स, तो उसका हाँ आईटीसी मिलेगा किसको सर? मतलब गवर्नमेंट को तो आईटीसी फिर कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना सर, वापस करना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो आगे बढ़ा ही नहीं ना, कंपोजिशन ने उसको खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो वो सरकार के पास रहेगा। अच्छा सर, वो कम सरकार के पास यस कम क्योंकि जेड से अब अगर आगे कोई खरीदता है तो जेड तो 28% चार्ज करेगा ना, फिर आगे वो चेन घूम जाएगी। जेड से अगर फर्दर कोई परचेजर नया इंट्रोड्यूस होता है तो अब जेड क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का है नहीं तो वो तो 28% चार्ज करेगा। तो जब 28% जेड जमा करेगा तो उसे वो 2% लौट जाएगा आईटीसी। बात समझ आ रही है? जब जेड 28% काट के जमा करेगा सरकार के पास तो उसे वो जो 2% लेके आया कंपोजिशन स्कीम वाले से वो भले लौट जाएगा, बाकी नहीं, पीछे का नहीं लौटेगा। ठीक है ना? पीछे का नहीं लौटेगा। तो जहां पर भी कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उससे पहले कि आईटीसी का चैनल खत्म हो जाता है, आईटीसी ब्रोकन, आगे काम करेगी फिर वो। तो जब उसे आईटीसी लेनी नहीं, क्योंकि अभी हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे हैं, जिस दिन इस चेन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस दिन ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस और हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा उस दिन। कंपोजिशन स्कीम, अगर ये चेन जिस दिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे पैसा लौटता है सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, उस दिन कंपोजिशन स्कीम आप मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं तो कवर करूंगा ही करूंगा, इन केस अगर छूट जाए तो आप याद दिला देंगे मुझे, ठीक? तब मैं और क्लियर कर दूंगा कहाँ लौटेगा, कैसे लौटेगा। अभी के लिए बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, कंपोजिशन स्कीम आईटीसी चेन इज ब्रोकन। अब मिस्टर वाई को
आईटीसी मिलती नहीं। जब उन्हें आईटीसी मिलती नहीं तो उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड रखना नहीं। समझ आ रहा है ना? उससे रिलेटेड सर आपको गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड देना भी नहीं है। वो आपसे पूछेगी भी नहीं कि आपके डेटर कितने हैं, आपके क्रेडिटर कितने हैं, आप रजिस्टर लाइए, कैश रजिस्टर लाइए, क्रेडिट रजिस्टर लाइए, क्योंकि आपको उसकी से आप परचेज से क्या लेना देना है जब आप उससे पलट के पैसा ही नहीं मांग रहे हो। जब मांगोगे तो वो परचेज के रजिस्टर से डेटा में मिलाएगी कि इन्होंने मिस्टर एक्स से खरीदा था तो बिल नंबर क्या था, उस बिल नंबर से मैच कराओ क्या मिस्टर एक्स ने बेचा था तो सामान और आईटीसी मैच कर रही, हाँ कर रही, ओके वेरीफाइड, ये इन्हें लौटाई जाए। ये वाला डाटा ही नहीं मांगेगी आपसे वो। क्लियर? तो इस तरीके के डेटा रखने में मतलब परचेज का रजिस्टर भी जीएसटी को देना पड़ता है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, ये सब आपको कुछ नहीं देना है। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी बचत हो जाती है। ठीक, रिटर्न लेना है केवल कि हाँ इतना सामान बेचा, ये मेरे बिल है, इस बिल नंबर के अगेंस्ट में ये सेल वैल्यू है, इस सेल वैल्यू के अगेंस्ट में ये रेट मेरे ऊपर अप्लाई था, 1%, 2%, वट एवर, इससे ये जीएसटी बनी और ये जमा, बस खत्म, छुट्टी पा गया। झगड़ा कहाँ आता है किसी के साथ भी भाई? हमारा आपका संबंध इस टाइप का हो कि हम आए और हमेशा आपको कुछ दे के चले जाएं, कभी कोई झगड़ा होगा नहीं। लिखा लीजिए मुझसे जल्दी। झगड़ा कब होगा कि जब हमें आपको कुछ देना और आपसे कुछ लेना भी है, तब हिसाब आ जाएगा, यार इतना दिया था तो इतना लिया था। ये काम आईटीसी में होता है। सरकार को आपसे टैक्स लेना है और टैक्स लौटाना भी है, वहीं पे तो वेरीफाई होगा ना सब कि कितना जमा करना था, क्या करना था और कितना आपके हक में बनता है कि नहीं बनता। इज इट ओके? तो वहीं पे सारे आपको सबूत देने हैं, वहीं पे उनकी वेरीफाइबिलिटी करानी है, ये राहत मिलती है। और अगर ये राहत मिलती है तो डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई नहीं हो सकते हैं उनके यहाँ नंबर ऑफ कैटेगरीज के गुड्स हो, भले वो छोटे स्पान पे काम कर रहे हो पर वैरायटी बहुत है। कोई 28% का भी आइटम है, कोई 15 का भी है, कोई 20 का भी है, तो कोई 12 का भी है। अब उन्हें कुछ लगाने नहीं है, वो 1-2% जो है वही लगा देना है, तो एक सिंपल अकाउंटेंट रख के भी अपना काम चला सकते हैं। उन्हें नहीं चाहिए बहुत ट्रेंड आदमी, स्किल्ड, कि जो HSN मिला है हर प्रोडक्ट का कि इस पे कौन सा रेट लग रहा है। ओके, तो कितनी सुविधाएं बच रही है उसकी। रिटर्न जब आप आगे पढ़ोगे तो सबके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि इतनी इतनी डेट पे इतने इतने दिन में देने, उनके लिए उसमें भी कुछ छूट है कि अगर किसी को 4 या 5 बार रिटर्न देने, हर तिमाही देना होता है, फिर एक फाइनल रिटर्न देना होता है। कंपोजिशन स्कीम के डीलर को उसमें भी छूट है, उन्हें रिटर्न के नंबर भी कम है, कम रिटर्न फाइल करने। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं लोग? कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं। ठीक, इसका दिक्कत यही है कि इससे आईटीसी नहीं मिलती। तो अगर वो ऐसे बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हैं कि जिन्हें फर्दर आईटीसी का क्लेम करना है, ऐसे उनके अगर परचेजर हैं, तो ऐसे लोग कंपोजिशन स्कीम जल्दी नहीं लेते। कंपोजिशन स्कीम अधिकतर कौन लोग लेते हैं? जिनके अधिकतर परचेजर एंड यूजर हैं। आपको बात समझ आ रही है? जिनके अधिकतर परचेजर एंड यूजर हैं, यानी जिनकी दुकान से हम आप जैसे लोग सिंपली सामान लेके चले आ रहे हैं, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। क्योंकि अब हम आप तो कोई आईटीसी क्लेम करने जाएंगे नहीं, ठीक ना, हमने तो सामान लिया और यूज कर लिया। अब वो डीलर अगर उनका परचेजर है जिसे आईटीसी का क्लेम चाहिए और उसे पता चल जाएगा कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है, तो यार मुझे तो अब आईटीसी मिलेगी भी नहीं, तो छोड़ो भैया इसके यहाँ से नहीं लेते। समझ आ रहा है? तो बेसिकली अधिकतर वो लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द परचेजर्स आर बिलोंगिंग टू द एंड कंज्यूमर्स ऑफ सच प्रोडक्ट। ठीक, तो वो ये सारी बर्डन से बच जाते हैं। राहत यहाँ पे है, पैसे में राहत नहीं है। पैसे में चाहे 28 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, जाना तो बेचारा दूसरे की जेब से है, तुम्हें तो लेके दे देना है केवल। राहत यहाँ पे है कि बुक ऑफ अकाउंट कम रखनी है, कंपल्सन्स कम है, बाइंडिंग्स कम है, ठीक, रिटर्न्स डालने के कंपल्सन कम है, फिर आपको कई एक्सपर्टीज लोग रखने पड़ेंगे, ठीक, कंसल्टेंसीज लेनी पड़ सकती हैं,
जितनी ज़्यादा रिटर्न, जितनी ज़्यादा क्लेम, उतने ज़्यादा झगड़े, उतनी ज़्यादा वाद विवाद। आप बोलोगे नहीं मेरे हिसाब से ये बिल है, कभी सरकार बोलेगी नहीं उनके हिसाब से ये मैच नहीं करता, इस बार आपका ज़्यादा हो गया, इस बार आपका कम हो गया, तो केसेस भी होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये तरीका लोग भी अपनाते हैं जो इस रेंज में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन स्कीम। क्लियर हुई कुछ? प्लीज। Yes, sir. ये somebody is raising hand, क्या पूछना भाई? मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ कि क्लियर हुआ तो। सर वैसे ही सब क्लियर हो गया सर, लेकिन एक्स ने सर 28% वाई से लिया होगा। हाँ नहीं, बस। एक्स ने 28% वाई से लिया होगा। हाँ तो सर उसने बेचा ना वाई को, तो सर वाई से हाँ तो तो मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, तो मैं बोल ही रहा हूँ एक्स ने 28% वाई से लिया। और सर लेकिन वाई ने सिर्फ 2% लिया, क्योंकि उसने कंपोजिशन स्कीम लगाई हाँ थी। यस, उसने कंपोजिशन स्कीम ली तो उसने 2% कलेक्ट किया। लेकिन सर 26 रुपए का तो उसको नुकसान हुआ ना फिर। अरे बेटा नुकसान का हुआ तो कंपोजिशन स्कीम वाले क्या करेंगे, क्या टैक्स को उठा के जोड़ के बेच देंगे ना। कंपोजिशन स्कीम्स के बाद में कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस बढ़ जाती है। ये जो तो टैक्स की वैल्यू उन्होंने 28 रुपए पे की, उसको वो प्रोडक्ट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो पता है कि आईटीसी नहीं मिलनी। ठीक है सर, वही है ना मतलब। हाँ ये लिख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जहां पर भी कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो जाती है तो आईटीसी ब्रेक होगी, आईटीसी ब्रेक होगी तो उस जगह से कैस्केडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसे भी तो पता है ना कि अब ये नहीं मिलने मुझे 28 रुपए, तो वो क्या करेगा वहां पे? अपनी जेब से देगा। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरी नाइस। तो अगर वो 26 रुपए जेब से देगा क्या अपनी? नहीं, वो 28 रुपए शामिल कर देगा प्रोडक्ट के दाम में और आपको बेच देगा। आप तो एंड कंज्यूमर है, आप तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बात समझ आ रही है ना? अगर आप एंड कंज्यूमर ऐसी दुकान के हैं जो 28% चार्ज करके आपसे बेचेगा तो आपको मिल रहा है 128 का। अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले के पास पहुंच गए तो वो ले लेगा 128 और प्लस उस पर अगर 2% लगा लो तो 1-2 रुपए और बढ़ गए 129 या 30 का। तो आपको भी कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। अगर 100 रुपए की चीज है और 128 का, मतलब उस पर अगर वो 2% लगाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? 128 रुपए पे 2% कितना होगा? 128 पैसे का दुगना, 2 रुपए कुछ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरी वाले की दुकान दूर है तो आप उसी से ले लोगे। हाँ ठीक है यार, 2 रुपए महंगा, ठीक है। इतना कौन ध्यान दे रहा है यार, क्या टैक्स लगा है, क्या हुआ है। अच्छा वो 128 का देता है, ये कितने का दे रहा है? 130 का, ठीक है ले लो। यही होता है ना। उसकी दुकान में क्या 500 का दे रहा है वो। हम ये मान के एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जितने भी डीलर हैं वो बिल्कुल टैक्स फेयर हैं, सब टैक्स के हिसाब से आपको सामान दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं। एक अगर आपको बिल दे रहा है 128 रुपए का और एक बिल दे रहा है 130 रुपए का, तो वो आपकी सुविधा है, आपके पास है, आपको उस पर ट्रस्ट है, आप ले सकते हैं। ये हाँ, ये सवाल बिल्कुल अच्छा था कि क्या वो 26 रुपए का नुकसान कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा, वो ऐड कर देगा और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास के हिसाब से हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को समझा, कंपोजिशन स्कीम को समझा। ये 2 पॉइंट और आपके कवर हो गए। कल की क्लास में हम लोग जीएसटीएन पे बात करेंगे और जीएसटीएन को अच्छे से समझेंगे कि ये नेटवर्क क्या है। फिर इसके बाद अगर टाइम बचता है तो जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट पे कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए या व्हाट इज़ द सप्लाई। फिर आगे जाएंगे धीरे, ठीक है ना, रेट्स या आईटीसी, फिर इस पर चलेंगे। ओके, तो जीएसटीएन आप देख आइएगा और जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये 2 पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशंस में कल के परसों के जितने भी है इनको हमें ख़त्म करना है। क्लियर? और कोई क्वेरी, कोई भी बात आपको कहनी हो फ्रीली रिगार्डिंग स्टडीज, कुछ भी डिस्कशन है, यू मे फील फ्री टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। बताइए, कुछ कहना है बेटा? नो? ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। बेटा, हैव अ नाइस डे। कल ये देख आइए, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.